90 में जब मंदिर आंदोलन आया तब कवि सम्मेलन और मुशायरों में कुछ ऐसे लोग चढ़े जिन्होंने उसकी फिजा को राजनीतिक बना दिया। मैं संयोग से उस समय आ चुका था अंदर इस सिस्टम में, तो मैं देखता था कि मुशायरों में ये शेर पढ़े जाते थे कि मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये काफिर क्या समझता है जो अपने मन में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ऐसा पढ़ा जाता था और कवि सम्मेलनों में पढ़ा जाता था कि मुसलमानों समझ लो समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू रगों में शिवाजी का रक्त बाकी है। और दोनों तरफ पढ़ने वाले भी जाहिल थे और सुनने वाले भी जाहिल थे, दोनों तरफ ऐसे लोग थे। लेकिन एक दिक्कत हुई, हिंदी कवि सम्मेलन में ऐसा पढ़ने वाले जो कवि चढ़े थे, हम छोटे छोटे लोगों ने और बड़े लोगों ने, जिनमें बाल कवि बैरागी, उदय प्रताप जी, यहां तक कि हमारे हास्य के सबसे बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा, गोपाल दास नीरज, इन लोगों ने उनको कोहनी मार मार के साइडलाइन करा। इन्होंने मोहब्बत गाई, इश्क गाया, ठहाका गाया, वो सब बेकार हो गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आज जो बोल रहा हूं ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है तो मैं उन्हें प्रासंगिक करना नहीं चाहता कि आज से 200 साल बाद याद रखा जाए कि रेखता के एक सेशन में हमारे परदादा का नाम लिया था, तो परदादा इतने निकम्मे थे तो नाम भी क्यों लूं उनका यहां पर मैं। मुशायरे और कवि सम्मेलन का इतिहास, मैं इतिहास पे आऊंगा लेकिन और दो हिस्सों में बांट लेता हूं आपकी इजाजत से। मुशायरे पर भी बात कर लेते हैं, फिर हम कवि सम्मेलन पे आते हैं। आपको लगता है कि मुशायरे कम हो गए हैं या शायर कम हो गए हैं? कहां दिक्कत है? नहीं, देखिए, शायर कम नहीं हुए। एक समस्या उर्दू के साथ और मुशायरे के साथ यही। एक तो बताऊं आपको, मुशायरे हिंदी कवि सम्मेलन से पहले की विधा है। हिंदी कवि सम्मेलन 100 वर्ष पहले मानक रूप से कानपुर में पहला कवि सम्मेलन हुआ। इस साल हम हिंदी कवि सम्मेलन का 100वां वर्ष मना रहे हैं एक तरीके से। तालियां। मुशायरे तो पहले दरबारों से होते रहे हैं, जब सल्तनत पीरियड था तब होते रहे हैं। एक प्रॉब्लम मुशायरे में आई, उर्दू जब हिंदुस्तान में तकसीम के बाद आई 47 के बाद, तो उर्दू की हिफाजत जो है वो सब धर्मों ने की, विशेष रूप से दो जातियों ने ज्यादा की। एक तो कायस्थों ने, भटनागर, श्रीवास्तव, सक्सेना, इन लोगों ने की, चूंकि ये पहले से ही कोर्ट में उर्दू लैंग्वेज बोल रहे थे, इनके पास ही ये काम था। और दूसरी की माइग्रेटेड पंजाबियों ने, भाटिया साहब, मेहरोत्रा साहब, खुराना साहब, इन्होंने बहुत की। क्योंकि आज़ादी के बाद, तकसीम के बाद जो भारत में मुसलमान था वो दो तरह के मुसलमान थे जो मेरी समझ है इतिहास की। एक तो वो जिन्हें ये भरोसा था कि ये मिट्टी प्यार की मिट्टी है, ये छोटा सा विभाजन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक तो वो था। एक वो मुसलमान बचा जो गांव में पसमंदा मुसलमान था, जिसको लगता था कि मैं कैसे सियालकोट तक का सफर करूंगा, कैसे कराची जाऊंगा, कैसे लाहौर जाऊंगा। इन दोनों ने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाया। 90 में जब मंदिर आंदोलन आया तब कवि सम्मेलन और मुशायरों में कुछ ऐसे लोग चढ़े जिन्होंने उसकी फिजा को राजनीतिक बना दिया। मैं संयोग से उस समय आ चुका था अंदर इस सिस्टम में, तो मैं देखता था कि मुशायरों में ये शेर पढ़े जाते थे कि मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये काफिर क्या समझता है जो अपने मन में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ऐसा पढ़ा जाता था। और कवि सम्मेलनों में पढ़ा जाता था कि मुसलमानों समझ लो समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू रगों में शिवाजी का रक्त बाकी है। और दोनों तरफ पढ़ने वाले भी जाहिल थे और सुनने वाले भी जाहिल थे, दोनों तरफ ऐसे लोग थे। लेकिन एक दिक्कत हुई, हिंदी कवि सम्मेलन में ऐसा पढ़ने वाले जो कवि चढ़े थे, हम छोटे छोटे लोगों ने और बड़े लोगों ने, जिनमें बाल कवि बैरागी, उदय प्रताप जी, यहां तक कि हमारे हास्य के सबसे बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा, गोपाल दास नीरज, इन लोगों ने उनको कोहनी मार मार के साइडलाइन करा। इन्होंने मोहब्बत गाई, इश्क गाया, ठहाका गाया, वो सब बेकार हो गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आज जो बोल रहा हूं ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है तो मैं उन्हें प्रासंगिक करना नहीं चाहता कि आज से 200 साल बाद याद रखा जाए कि रेखता के एक सेशन में हमारे परदादा का नाम लिया था, तो परदादा इतने निकम्मे थे तो नाम भी क्यों लूं उनका यहां पर मैं। तो हिंदी वालों ने तो उनको भगा दिया, मुशायरे में वो लोग रह गए। और सामने जो खुराना साहब बैठे थे, सामने जो भटनागर साहब बैठे थे, जिन्होंने पैसा दिया था, जिन्होंने वो वजीफा दिया था जो शायर ले जाते थे, उनको लगा कि यार मैं यहीं बैठा हूं और यहीं करबला का मैदान बन रहा है, इससे अच्छा तो अगली बार मैं भगवती जागरण करा लूंगा। तो वो पैसा धीमे धीमे वहां से कम हो गया। देन अगेन 2000 के आसपास बैटन हमारे हाथ में आई, हम जैसे लोगों के हाथ में। तो 2000 में मैंने कोशिश की कि
हर कवि सम्मेलन में एक शायर होना चाहिए। और ये शुरुआत हुई बशीर बद्र साहब से। बशीर साहब को माशाल्लाह तरन्नुम उनकी और मेरे प्रति बहुत मोहब्बत, मेरठ में ही थे वो, और फिर भोपाल चले गए। तो हम बशीर साहब से गुजारिश की, वो आने लगे। उसके दो फायदे थे। एक तो हिंदी के जो ठेकेदार थे वो मेरी नई दुकान को मान्यता देने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं, इसके साथ तो नहीं बैठना है। तो वो मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो मैं पड़ोस से बाबा ले आया कि बाबा मैं आपको बाबा बोलूँगा। तो बशीर साहब आ गए, देन निदा भाई आ गए, शहरियार साहब, और ये तमाम सब लोग लाने लगे। हम इनसे अध्यक्षता कराने लगे। अब जब क्या हुआ कि निदा फाजली बैठे हैं, वो परफॉर्मर कैसे हैं ये बात नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये कि वो बैठे हैं कवि सम्मेलन में। तो वो जो चिंटू कवि था, जो सांप्रदायिक बात कह के ताली बजवाता था, उसको लगा कि यार कुमार विश्वास हमारा नया शाहरुख खान है, यही निदा फाजली के पैर छू रहा है। उसके मन में बात आई कि यार यही आदमी निदा फाजली के पैर छू रहा है। चाचा जी नमस्ते, चाचा जी कैसे हैं, सूटकेस लेके चल रहा है। इसका मतलब उसे शायरी की तमीज नहीं थी उस लड़के को। उसे ये लगा कि ये कुछ बड़े ही होंगे जो इनकी बात चल रही है। तो रात में एक तो उसकी जबान पे काबू रहा, उसने कोई ऐसी खराब बात नहीं कही जो सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाए। और एक शायरी का उरूज देखकर उसे ये पता चला, ये जो तू कविता के नाम पे कर रहा है कि होकर हैरान परेशान हमने कहा एक दिन श्रीमान, ये कुछ भी नहीं है। ये आदमी है जो एक दोहा पढ़ता है और उस दोहे पर बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान अल्लाह तेरे को इतना बड़ा मकान, और तालियां बजती हैं। तो इसका मतलब ये शायर है। तो ये एक छोटा प्रयोग रहा। मुशायरे बैकड्रॉप में गए। अब जब नई ये तकनीक आई है, इंस्टाग्राम आया है, फेसबुक आया है, इंटरनेट बूम पर है, अब जो लोग आ रहे हैं इन्होंने बिल्कुल एक नया सीन क्रिएट कर दिया है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा सुमित भाई कि आप और तमाम जो हमारे मीडिया के सबसे बड़े चेहरे जो भारत में 4-5 हैं उनमें हैं, आप लोगों को टिपिकल मेरी जनरेशन या मुझसे पहली जनरेशन के शायरों का कुछ दिन मोह छोड़कर नौबहार मुशायरा सुनना चाहिए, बिल्कुल नया वाला लड़कों का जिसमें है। आपको वहां नादिम नदीम सुनाई देगा, आपको वहां चिराग सुनाई देगा, आपको वहां विशाल बाग सुनाई देगा, आपको वहां शिखा अवधेश सुनाई देगी। और ये लड़के लड़कियां जो शेर कह रहे हैं, मैंने करवट बदल के देखा है, याद तुम उस तरफ भी आते हो। आदमी बहुत देर तक सोचता रहता है, क्योंकि इनकी मोहब्बत नहीं है और मोहब्बत को देखने का इनका तरीका नया है और उसे कहने की जो कहन है वो नया है। मेरा मोहल्ला था जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, पर्चियां थी, चिट्ठियां थी, कनखियां थी, खिड़कियां थी। ये हैं जिनके पास इमोजीज हैं, जिनके पास दूसरे इशारे हैं, किसका कमेंट लाइक किया है मेरे वाले ने, किसका नहीं किया है। तो इनका कहन भी नया है। तो मुझे लगता है मुशायरा अभी सेटबैक पर है प्रोफेशनली, वैसे तो एक्सीलेंस पर है, बहुत अच्छी शायरी पढ़ी जा रही है। लेकिन जिस तरह कवि सम्मेलन हो रहा है कि 50 लाख का बजट है और कवि जो हैं वो चार्टर से जा रहे हैं, बिजनेस क्लास से जा रहे हैं, मुशायरा उस जगह आ जाएगा। क्योंकि उर्दू में जो खुशबू है कहने की और उर्दू में जो अंदर तक उतरने की खुशबू है वो बराबर की ही है। और मैं आशा करता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में मुशायरा वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ के लिए वो बना है। आप वर्तमान में आ गए, आपने भविष्य को दिखा दिया। मैं फिर से आपको इतिहास पे ले चलता हूँ, क्योंकि टॉपिक इतिहास है। और वो इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ कि आप बड़े दिल से कहते हैं। कुमार विश्वास के बारे में हम सब जानते होंगे, आप सब इनके फ़ैन, इनको आप यूट्यूब पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते सुनते रहे होंगे। ये अक्सर कहते हैं चचा गालिब, ये गालिब को अपना चचा मानते हैं, चचा कहकर बुलाते हैं, इज्जत करते हैं। तो वही चचा गालिब ने एक बार कहा था, मैं आपसे आपकी इजाज़त से पढ़ रहा हूँ कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो अब मुझे ये बताइए कि आज के ज़माने में कौन गालिब है और कौन मीर है कुमार विश्वास की नज़र में? वो एक मशहूर मिसरा है कि ए गज़ल अब तेरे नाद उठाएगा कौन, अब ना कोई गालिब है अब ना कोई हाली है। हर युग में अपने कहने वाले होते हैं। ये जो आपने चचा का शेर पढ़ा है, हमारे दोस्त है मंजर भाई, उनका एक शेर है कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो हर सदी में हर वक्त में
क्रिएटिविटी में काम चलता रहता है और अलग अलग कहन के लोग कहते रहते हैं, लीजेंड सदा लीजेंड होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो आत्ममुग्धता का, कि पॉपुलिस्ट जो होता है, जो पॉपुलर होता है, बहुधा उन्हीं को लीजेंड देखा गया है। इतिहास की सारी ज़बानों में दो तीन भाषाएं जो मैंने सीखी पढ़ी और 17 साल पढ़ाया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, कि जो उस वक्त सुने जाते हैं, जैसे उस वक्त गालिब बहुत सुने जाते थे। मैं उनके साथ के समकालीन लोगों के नाम नहीं लूँगा, वो दरबार में ज़्यादा सुने जाते थे, लेकिन बाहर ज़माने में गालिब ज़्यादा सुने जाते। तो आज गालिब प्रासंगिक हैं, और मुझे लगता है कभी समतामूलक समाज आ गया तो नज़ीर अकबराबादी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाएंगे, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ज़माने की और जनता की कविता लिखते हैं। तो चचा ने जो एक लॉ लगाई है, और उसके बाद तमाम यहाँ तक, जहाँ मैं बिल्कुल नए नाम के लिए हमारे दोस्त लोग बैठे हैं जो नए लोगों को बुलाते हैं, करते हैं, सुनते हैं, और ढूंढ ढूंढ के हम लोगों ने दुबई में इतनी मेहनत से हर 6 महीने में, भाई ये अच्छा लग रहा है, भाई ये कैसा है, इसके पास 2 ही गज़लें हैं क्या, नहीं इसके पास 3 हैं, और फिर उसको वहाँ ले जाना और पहुँचना, और फिर वो लड़का लिखता है, वो लड़की लिखती है कि अब मैं दुबई जा रही हूँ, मैं पहुँच गई हूँ, मैं शारजा आ गई हूँ, अमेरिका आ गई हूँ। बस एक बात मुझे कहनी है मेरे छोटे भाई बहनों से, जो कहने में है, हो सकता है मैं आपसे कमज़ोर लिखता हूँ, लेकिन इस धंधे की समझ मुझे आपसे ज़्यादा है, मैंने इसको बहुत पास से देखा है। इसमें सबसे ख़राब बात आती है आत्ममुग्धता, ये जो बिजीनेस है कि आप 4 दिन से लगातार यात्रा में हैं और आपको हर जगह औसत समझ के प्रशंसक मिलते हैं। जैसे नीचे उतरने के बाद जब मुझसे आपसे कहता है ना कोई आदमी कि आप इस वक्त के सबसे बड़े शायर हैं, तो मैं 2 बातें समझता हूं कि या तो ये मुझे मूर्ख समझ रहा है या इसे शायरी नहीं आती। ये तय बात है। आई एम पॉपुलर, मैं लोकप्रिय हूं, लेकिन मैं शायर कैसा हूं, कवि कैसा हूं, इसका चुनाव तो अभी 200 साल बाद होगा। मैं अभी से क्यों सोचूं मैं कैसा हूं, मैं केवल कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरे गुरु कुंवर बेचैन के मिसरे हैं ना, कि ये सोच कर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहां शायद यहां शायद यहां है तू, पिछले कई जन्म से तुझे ढूंढ रहा हूं, जाने कहां जाने कहां जाने कहां है। तो आप लगे रहिए, खुद को कहने में लगे रहिए, ऊपर वाला किसी दिन शाम को मुग्ध होके आपके पास एक ऐसा शेर भेज देगा। दीक्षित धनकौरी का शेर है ना कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है, ऐसे मिसरा बोलने लगेगा आपका। मुशायरे का मतलब कुमार क्या सिर्फ शायरी, गज़ल, नज़में, गीत यहीं तक संभव है, या मुशायरे में जो एक अदब होती थी, अदब जो है वो अदब मिसिंग है क्या? वो मुशायरे में नहीं है, वो सोसाइटी में मिसिंग है। तो बेसिकली सोसाइटी में अच्छे और बुरे का मानक बदल गया है। पहले यह था कि मंच पर अगर माहेश्वर तिवारी आए हैं, सोम ठाकुर आए हैं, तो पॉपुलर शैल चतुर्वेदी और पॉपुलर सुरेंद्र शर्मा पीछे खड़े हो जाते थे। दादा आइए, दादा आइए, माहेश्वर दादा आइए, किशन सरोज को दादा आइए। आज की डेट में जो लड़का 4 ताली बजवाता है, वो बड़े से बड़े शायर के, और दादा क्या हाल है, कहां से आ रहे हो। वो शबीना हमारी भाभी है, उनका जो शेर है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। अभी इसी पल में कह रहा हूं आपसे कि इनमें आईएएस भी बैठे हैं, इनमें आईपीएस भी बैठे हैं, इनमें रेवेन्यू सर्विसेज के लोग भी मैं देख रहा हूं, इनमें शहर के बड़े लोग भी बैठे हैं, दूसरे मुल्कों से जहाज पकड़कर रेखता सुनने भी लोग आए हैं, और मैं यहां बैठा हूं इसके सबसे बड़े सत्र में। मुझे अब भी संकोच सा होता है, मुझे अब भी लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया है, मैं इस काबिल नहीं हूं, अभी करना है। सो ये जो अदब है, बेसिकली एक अंतर है कवि सम्मेलन और मुशायरे में। कवि सम्मेलन के लोग बुरा ना माने, मैं उन्हीं का आदमी हूं लेकिन फिर भी है तो बोलना चाहिए। और आपको पता है कि मैं जो गलत होता है बोल देता हूं, आप तो फिर भी समूह के, मैंने तो अपनों के खिलाफ गलत बोल दिया जब जब गलत हुआ है। हमारे एक बड़े भाई थे दिल्ली में, आईपीएस थे, वो दिल्ली पुलिस में शायर थे। दुर्भाग्य से उनका जल्दी इंतकाल हो गया। रामपुर के नवाबों के घराने से थे वो। शुजाउद्दीन शाजिद इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बाद में आईपीएस हो गए। शुजा खाबर साहब बड़े अच्छे शायर, आप में से कुछ लोगों ने सुने होंगे। कहाँ से इब्तिदा कीजिए बड़ी मुश्किल है दरवेशो,
कहानी उम्र भर की और मजमा रात भर का है, का शेर। तो मैं पिलखवे में रहता था, एमए में पढ़ता था। शाहजहांपुर में एक कवि सम्मेलन मुशायरा होता है शहीदों की याद में, बिस्मिल अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की याद में। तो वो दिल्ली में मुझे मिले, अमीर गजलबाज साहब का एक जश्न था, उसमें हम लोग थे। तो मैं छोटा सा नया लड़का, मुझसे बोला कि मियाँ तुम वहाँ शाहजहांपुर जा रहे हो, तुम्हारा नाम देखा। मैंने कहा जी भाई साहब। कैसे जाओगे? भाई साहब बस से जाऊँगा। अच्छा नहीं नहीं, हम दिल्ली से आएंगे और तुम्हारा तो पिलखवा है ना। मैंने कहा जी भाई साहब, वो बस अड्डे पे हम 12 बजे पहुंच जाएंगे, तुम आ जाना, हमारी कार से चलना। अब कार से जाना बड़ी बात थी, तो मैं 11:30 बजे ही बस अड्डे पहुंच गया सूटकेस लेके। अब मैं आपको मुशायरे और कवि सम्मेलन में अंतर बता रहा हूं। शुजा खाबर साहब आए 12 बजे, लाल बत्ती की गाड़ी, व्हाइट कलर की एम्बेसडर दिल्ली पुलिस की, आगे एक पुलिस वाला बैठा, पीछे वो बैठे। उन्होंने शीशा उतारा, हमें देखा, सलाम वलाम हुआ, बोले आ जाओ मियाँ आ जाओ। हमने पीछे सूटकेस रखा, हम बैठ गए। हापुड़ में अंदर से जाती थी कार, उस समय बाईपास नहीं था। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा वहाँ रोक लेना। मुझे लगा कोई चाय की दुकान होगी, कहीं होगी। तो गए तो हापुड़ में आर्य नगर के कोने पे एक 5 फीट बाई 7 फीट की एक दर्जी की दुकान थी। उसमें एक चचा जो थे, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले, बाकायदा 5 वक्त के नमाजी, वो अपना खड़िया लेके पैंट पे वो लगा रहे थे कहाँ से कटेगा। और नीचे एक लड़का कैंची से काट रहा था और एक लड़का सिल रहा था। बाहर एक स्टूल पड़ा था इतना छोटा। शुजा भाई ने गाड़ी रुकवा दी तहसील पे और बोले आओ पैदल पैदल चलते हैं। मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। वहां पहुंचे, बोले अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। उस्ताद ने कहा आओ शुजा मियाँ आओ, कहाँ जा रहे थे? उस्ताद मुशायरा था वहाँ शाहजहांपुर में, ये कुमार विश्वास साहेब हैं, बड़े अच्छे गीत लिखते हैं, हिंदी के हैं कवि। अच्छा बेटा अच्छा आइए। स्टूल पे शुजा भाई बैठ गए, हम खड़े रहे। और क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि बस उस्ताद बढ़िया चल रहा है। फिर पर्चा वर्चा निकाला, एक गजल कही थी उस्ताद। हाँ हाँ क्यों नहीं, बेशक सुनाओ। उन्होंने उसका मतलब पढ़ा कि क्या शायद वो थी कि अजब सी बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है। बाद में बदल गया उन्होंने, मुझे अपने सिवा जिंदा कोई मालूम नहीं होता। उसमें उस्ताद ने एक तरमीम लगाई कि बेटा इसमें तो ये ऐसी बात आनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ साहब, ठीक कर ली। फिर तीसरे शेर में कोई उन्होंने उस्ताद ने इस्लाह दी, फिर ठीक कर ली। फिर आखिरी शेर में इस्लाह दी, ठीक कर ली। ये वो आदमी है जो रामपुर के नवाबों के घर में पैदा हुआ है। रामपुर अपने आप में शायरी का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जब बड़े बड़े तोप पैदा हुए हैं। और जो आईपीएस है, जिसने करोड़ीमल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई है, प्रोफेसर रहा है, वो एक दर्जी जो उसके उस्ताद हैं उनसे इस्लाह करवा रहा है उर्दू। ये उर्दू है। अब मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाता हूं। 4-5 साल बाद मैं हिसार गया। हिसार में कवि सम्मेलन था, गोपाल दास नीरज, बाल कवि बैरागी और शैल चतुर्वेदी। तो पहले 2 दौर के प्रोग्राम होते थे। तो हम जब पीछे बैठे थे ऐसे, तो आयोजकों ने कहा साहब वो कॉलेज में प्रोग्राम था कि साहब जब तक आप आए, हमारे स्कूल का एक लड़का है बीएड कर रहा है, वो भी कविता लिखता है, उसकी कविता पढ़वा दें क्या? तो वो कविता पढ़ने लगा। तो नीरज जी ने कहा कौन कविता पढ़ रहा है? मैंने कहा चाचा कोई नया लड़का है। तो उस लड़के की कविता का शीर्षक है, उसने पहले बोला कि मैं जिंदगी में पहली बार कविता पढ़ रहा हूं, थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है कवि बनने के नुस्खे। वो पहली बार पढ़ने आया तो नुस्खे बता रहा था। ये उर्दू और हिंदी में बेसिक अंतर है।